ठीक है, आज हम लोग कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने के लिए हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स, सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक ना। तो एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या क्या चीज जरूरी है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, NiCN4 का होल ट्वाइस, NiCN4 का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले देखेंगे कि निकेल साइनाइड जो है, तो इसमें क्या है, निकेल क्या है, साइनाइड क्या है, ठीक। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या जरूरी है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए एक सेंट्रल मेटल होना एकदम अनिवार्य है, ठीक ना। उसके बाद एक लिगेंड भी होगा। तो अब लिगेंड कुछ भी हो सकता है, एक मिनिमम एक लिगेंड होगा जिसे हम लोग, ये सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट जुड़ा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल मेटल, और ये मेरा क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। ये एक मिनिमम सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स है। अब कहेगा कि मान लो कि कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको कि कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट कौन दिया था, और ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको आते रहेगा। जैसे कॉम्प्लेक्स का सबसे छोटा जो कॉन्सेप्ट दिया था, वार्नर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था कि कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक ना। तब उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स में साल्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर भी हो सकता है। बाद में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, मान लो कोई क्लोरीन रहा हो या सल्फर डाइऑक्साइड है या ऐसा कुछ रहे, तो वो सब मेरा क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। और शुरू में अगर ऐसा कुछ जुड़ा रहे, मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो मेरा साल्ट के रूप में जुड़ा रहेगा। किसके रूप में, साल्ट के रूप में जुड़ा रहेगा। यही एक सबसे कॉम्प्लेक्स का सब मतलब, मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स में ये सब होगा तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको सेंट्रल मेटल एटम के बारे में पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में और साल्ट के बारे में, ये सब पर डिफाइन आपको अब आता है कि लिगेंड का भी टाइप आएगा, ठीक ना। अब बाइडेंटेड लिगेंड कभी कभी एग्जांपल पूछ देता है कि बाइडेंटेड का एग्जांपल क्या होता है, मोनोडेंटेड का एग्जांपल क्या होता है, पॉलीडेंटेड का एग्जांपल क्या होता है। तो ये सब का एग्जांपल आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन बाइडेंटेड लिगेंड है, कौन मोनोडेंटेड लिगेंड है और कौन क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। पॉलीडेंटेड का एक ही एग्जांपल याद रखिएगा, क्या होता है, EDTA, ठीक ना। तो वो एक याद ही रखिएगा EDTA, बाकी सबका हम बताते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है बाइडेंटेड का एग्जांपल का, वो भी लिखा देते हैं। तो हम लोग बाइडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड को पहचानने के लिए सबसे पहले आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पे, आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे, अपने मालूम चल जाएगा कि क्या क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखिएगा, जिसमें भी जिस सेंट्रल में, जिस लिगेंड में जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जिस लिगेंड में जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, उतना कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। देखिएगा, जैसे मान लो इसको हम अगर मिटा दे रहे हैं, इसका यही कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा है, यही क्वेश्चन क्या कहते हैं, निकेल साइनाइड लेके चलते हैं। तो देखिएगा इसमें निकेल कितना साइनाइड से जुड़ा हुआ है, तो ये देखिएगा कि साइनाइड इधर एक, फिर एक साइनाइड इधर जुड़ा रहता है, फिर एक साइनाइड इधर है, फिर एक साइनाइड इधर, यानी कि 4 साइनाइड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 साइनाइड कहने का मतलब क्या, कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा एक कॉम्प्लेक्स में, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसका उतना कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ये मोनोडेंटेड था तब ना, कहा कि ये साइनाइड जो है मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, साइनाइड जो है मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। लेकिन अगर मान लो बाइडेंटेड लिगेंड हुआ, अगर मान लो ट्राइडेंटेड हुआ, टेट्राडेंटेड हुआ, तब तो फिर चेंजिंग होने लगेगा। अब मान लो यहीं पर ये न रह के आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता, EN का होल ट्राइस दे देता, तब आप क्या करते, तब तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इसका भी ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी साल बच्चा तो इसमें कंफ्यूजन कर देता है, कहता है कि जितना लिगेंड होगा उतना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें जब, तो इसका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर दिमाग में, जैसे EN आएगा तो EN का सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो EN का फुल फॉर्म क्या होता है, इथिलीन 1,2 डाइमीन होता है। तो उसका स्ट्रक्चर खींचेंगे, देखेंगे उसमें कितना डोनर एटम है, जिसमें जितना डोनर एटम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना कहलाएगा।
जितना डोनर आइटम हम देखते हैं इसका लिखकर देखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2 देखते हैं हम लोग क्या कि इसमें दो डोनर आइटम कहने का मतलब क्या कि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी एक इथिलीन डाइएमिन में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तीन में कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे इसका तब हम लोग को आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले उसमें देखना है कि कौन कौन सा लिगेंड है, टाइप्स ऑफ लिगेंड देखेंगे। सेंट्रल मेटल आइटम से जो लिगेंड जो जुड़ा हुआ है उसका टाइप देखेंगे। हम लोग को आयोनाइजेशन स्फीयर से कोई मतलब नहीं, हम लोग को शांत से कोई मतलब नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर में लिगेंड से मतलब है कि लिगेंड में जितना डोनर आइटम होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना कहलाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को जानने के लिए अब लिगेंड के चार्ज को मालूम करना होगा। तो इसके लिए हम एक टेबल भी प्रोवाइड कर चुके हैं, अब बाद में भी हम दे देंगे इस टेबल की क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस पर कितना चार्ज होगा। अगर मान लो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन या क्या कहते हैं कि इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम कुछ लिखा देते हैं और कुछ बता देते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा एक्चुअली में कैसे। जैसे ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाए, पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप 1 का कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखते हैं ग्रुप 1 में हाइड्रोजन पर भी +1 चार्ज होता है, लिथियम पर भी +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पर भी +1 चार्ज होता है। +1 कहने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसका चार्ज कितना है। तो हम लोग जिसका निकालना रहता है उसके चार्ज को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बाकी सब का जितना लिगेंड होगा, अभी तक तो हम एक लिगेंड है, हो सकता है बहुत लिगेंड, तो हम बहुत सारे लिगेंड लेकर देखेंगे। अभी मान लो एक लिगेंड था तो इसके चार्ज को हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो चार्ज टेबल में देखिएगा ना, तो इथिलीन 1 2 डाइएमिन का जो चार्ज होता है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड कहने का मतलब 0। और कितना इथिलीन डाइएमिन है तो 3। अगर इस पर कोई रहता, इस कॉम्प्लेक्स पे अगर कोई चार्ज रहता है तो इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। तो इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट कहने का मतलब इस पे कुछ नहीं था, इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा दूसरा आ जाए, जैसे हम लेते हैं K4 FeCN6 यानी पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 2। हम देखेंगे सबसे पहले इसका कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो हम लोग को ये मालूम है ना कि ग्रुप 1 पे +1 चार्ज होता है, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है। तो ये सब का चार्ज पहले याद आपको करना होगा। जब तक चार्ज नहीं याद रहेगा तब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। तब तक जब तक आपको ये क्या कहते हैं डोनर आइटम नहीं मालूम रहेगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाइएगा। ये सब के लिए आपको एक टेबल जो देंगे वो मस्ट है याद करना। उसमें नाम है तो नाम भी याद करना होगा कि मान लो कि साइनाइड को क्या कहते हैं सियानो कहते हैं, वाटर को क्या कहते हैं तो एक्वा कहते हैं। ये सब चीज आपको याद रखना होगा तभी आपको नाम लिखाएगा, अदरवाइज आप नाम नहीं लिख पाइएगा। क्योंकि IUPAC भी नाम लिखने के लिए कहेगा, यानी कि नेम टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू नेम, सब पे आएंगे बारी बारी से। पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर मान लीजिए कि और दूसरा साल्ट उसमें जुड़ जाए तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए साल्ट जुड़ जाएगा तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका जिसका निकालना हमेशा किसका रहता है। और ये भी एक दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आएगा तो प्लस में आएगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल आइटम का कारण आप खुद ही बोल रहे हैं मेटल, और एक मेटल में जो टेंडेंसी होता है लॉस करने का, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होता है, यानी कि लॉस करेगा तो उसमें प्लस चार्ज आएगा। यानी कि हमेशा जो सेंट्रल मेटल आइटम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसमें प्लस चार्ज होना अनिवार्य है, एकदम तय है कि +1 ही होगा। और अगर माइनस आ रहा है तो आप कहीं पे गलत कर रहे हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए हम जिसका निकालते हैं सबसे पहले उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बाकी जितना है सब के चार्ज को हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी जोड़ देंगे तो वो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। तो देखिए एक सोडियम एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1। कितना पोटेशियम है मेरे पास 4 पोटेशियम है तो 4 कर दिए। एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, कितना साइनाइड है मेरे पास 6 = 0। तो अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 4 यानी +4 x प्लस माइनस = 0। क्लियर। अब देखिएगा तो इस दोनों में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x - 2 = 0। तो x = +2 यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। और बिना ऑक्सीडेशन नंबर का आप नाम भी नहीं लिख पाइएगा,
ये भी एक जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीडेशन नंबर के लिए नाम लिखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर एक नाम ही लिखने का एक पार्ट है। इसी से आप कुछ भी कर सकते हैं, बिना ऑक्सीडेशन नंबर का ना आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ना इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। आपको धीरे धीरे सब मालूम चलेगा कि इसका मैग्नेटिक कौन कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है कि डायमैग्नेटिक है। इसका एक और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देते हैं कि एक और तरीका से हम लोग कैसे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मान लो सबसे पहले तो हम लोग को पता करना रहता है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है मेरे पास, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि वो न्यूट्रल है। तो इसके लिए भी तो हमको कुछ मालूम चलना चाहिए। तो देखो अगर मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स एक हम लेते हैं FeCN6 +2, ऐसा एक ले लेते हैं, या एक और हम कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं क्या, NiCN4Cl, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स। दोनों में अंतर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को कॉम्प्लेक्स, तो इस पे अगर कोई चार्ज दिया हुआ है तो हम ऑटोमेटिक पाए जान जाएंगे कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब चार्ज नहीं दिया रहा है, इस टाइप का रहे या इस टाइप का रहे, तब हमको सोचना पड़ेगा, सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि नाम जब लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग को मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल। इस तीनों में पहले हम लोग पहले पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स को। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं पहचान पाए तो नाम आपका गलत हो जाएगा। और आपको अगर मान लीजिए नाम लिखना है तो एक भी माइनर गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर माइनर गलत भी हो गया तो नंबर से आप हाथ धो के बैठिएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल है। तो हम देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लो एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है तो -1 चार्ज होता है। अगर मान लो 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस चार्ज देकर जाएगा। यानी मान लो जब इसको अगर हम लोग रिएक्शन ऐसे लिख दे, साइनाइड जब इसके साथ जुड़ा ही, साइनाइड का खैर जुड़ा ही रहेगा, लेकिन जब इसके साथ क्लोरीन निकलेगा, इसमें से मान लो 2 क्लोरीन निकाल रहे हैं, 2 Cl- दे रहा है, तो इस पर कॉम्प्लेक्स पर भी तो कोई चार्ज देकर जाएगा, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। तो इस पर कितना प्लस चार्ज देके जाएगा। यानी मान लो कि इस साइड वाला अगर कोई आयोनाइजेशन स्फीयर जुड़ा हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स से, तो समझ जाइए कि वो कॉम्प्लेक्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर मान लो कोई साल्ट जुड़ा हुआ हो, मगर मान लो कोई साल्ट जुड़ा हुआ हो, तब क्या होगा, तब इसमें देखिए FeCN6 तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब इसको हम लोग मान लो पोटेशियम है, कितना पोटेशियम है मेरे पास, 4 पोटेशियम है, तब 4K प्लस के रूप में, यानी पोटेशियम जब प्लस के रूप में जा रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज देके जाएगा, माइनस चार्ज देके जाएगा। यानी कि 4 प्लस चार्ज देके 4 माइनस चार्ज देके जाएगा। यानी कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो कॉम्प्लेक्स भी आपको मालूम चलना चाहिए कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है या कौन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है ना दम यहाँ तक। अब देखिए मान लीजिए आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक नॉर्मल था तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख दिए, क्या इस टाइप का रहेगा। तब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखिएगा, देखिए हम ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल कर दिखाते हैं। इसका देखिए x + -1 × 6 = चार्ज ऑन इट = चार्ज ऑन इट। अगर कुछ नहीं रहेगा तो = 0, तो वहां पर 0 दिए कुछ नहीं था। लेकिन जब चार्ज है तो चार्ज ऑन इट। x माइनस कितना काटा जाएगा इधर, 6 = +2, तो x = +8 हो जाएगा। उधर जाएगा तो प्लस के रूप में चला जाएगा, ये माइनस तो +8 हो जाएगा। 6 + 2 8। इसमें जब निकालेंगे तो क्या होगा, x + -1 × 4 प्लस, ये भी तो अंदर ही में आएगा, या इसको निकालिएगा तो बाहर के रूप में चला जाएगा। अब इसको अंदर ही हम लेकर चलते, क्या हो जाएगा, -1 × 2 = 0, कुछ नहीं, इस पर चार्ज है तो 0। अब वही इसको अगर मान लो कि इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं कि NiCN4 ऐसे करके भी हम लोग बना सकते हैं। 2Cl- के जब रूप में निकल आया था, इस पर 2 प्लस चार्ज देके जाएगा, तो इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। x + -1 × 4 = +2। तो इस ढंग से भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x = +6 आएगा। और इस ढंग से भी निकालेंगे तो x - 4 - 2 = 0, तो x = +6। यानी कि हमेशा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव ही, कॉम्प्लेक्स का जो डिस्क्रिप्शन मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्लस में आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आते हैं नाम पर। नाम ही जरूरी है। आप देखिएगा
कि बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट जारी हुआ उसमें दिए हुआ जितना भी क्वेश्चन है नेम टू स्ट्रक्चर पे 5 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले उसको देखेंगे ना कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो उस पे आते हैं नेम टू स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे या स्ट्रक्चर टू नेम देखेंगे। तो मान लो इसी का नाम लिखना है, इसी का नाम लिखना था, नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नाम किसका लिखाता है, एक ऑर्डर लिख देते हैं नेमिंग ऑर्डर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखते हैं, नेमिंग ऑर्डर के हिसाब से हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग नाम जो लिखते हैं साल्ट का नाम लिखते हैं। अब साल्ट पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि साल्ट क्या होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, लिगेंड का तो नाम लिखेंगे, लेकिन लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद लिगेंड के बाद हम लोग किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम का, सेंट्रल मेटल आइटम का ही। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक ना, अथवा लास्ट में लिखते हैं आयोनाइजेशन स्पीड, ठीक ना, लास्ट में आयोनाइजेशन स्पीड लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले नाम किसका लिखा है, सबसे पहले तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो x प्लस माइनस 1 into 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे तो ये भी है प्लस 1 into 4, क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को मालूम चल गया कि क्या होता है प्लस 2। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो उसका स्पेशल उसके सेंट्रल मेटल एटम का नाम हो जाएगा, इसका जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम है, जैसे नॉर्मल Fe को हम लोग आयरन कहते हैं, लेकिन जैसे ही देखेंगे कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है उसको क्या चीज में बदल जाएगा, फेरेट में बदल जाएगा। यानी कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए हम मिटा कर लिख देते हैं कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिखना होगा, वो भी लिखा देते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए हम लोग लास्ट में जो लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं उसके लास्ट में 8 जोड़ देते हैं, ATE, ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा, या नेम टू स्ट्रक्चर आएगा तो ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो ऑटोमेटिक पहचानने के लिए उसको पहले देखना ना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हम पहले बताया कि अगर कोई साल्ट जुड़ा होगा तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, और आयोनाइजेशन स्टेट जुड़ा होगा तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, अगर कोई जुड़ा ही नहीं रहा है तो न्यूट्रल होगा, नहीं तो नॉर्मली चार्ज दे देगा, समझ गया। तो ये सब पहचानने का तरीका है कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। आइए अब नाम पे देखते हैं, सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, साल्ट का। तो साल्ट में क्या है, पोटेशियम। अब पोटेशियम कितना है साल्ट, इसके बारे में हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ लिगेंड का लिखते हैं कि लिगेंड 1 है कि 2 है कि 3 है, 1 के लिए बाय, 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए, ये सब हम लोग लिखते हैं लिगेंड के लिए, ठीक ना। अगर वही मान लो कि लिगेंड डाइडेंटेड या बाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तब बाइडेंटेड और डाइडेंटेड के लिए अगर मान लो वो सब दो है तब उसके लिए 20, 30, टेट्राकिस ये सब आता है कि 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, ये सब लिगेंड का टाइप आता है कि कितना कितना लिगेंड रहेगा तब उसके लिए ये सब नाम यूज करेंगे। लेकिन मोनोडेंटेड में जब लिगेंड देखते हैं ना तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो ये सब यूज करते हैं, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। जब लिगेंड का जो टेबल देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है, और वो भी पॉजिटिव लिगेंड है कि नेगेटिव, सब मालूम चलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, साल्ट का, तो पोटेशियम लिख दिए, सबसे पहले पोटेशियम लिख दिए। अब उसके बाद देखिए साल्ट तो लिखा गया, तब किसका नाम लिखाएगा, लिगेंड का, और वो भी करा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इसमें लिगेंड एक ही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या देखिए, अगर एक से अधिक रहा था तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग देखते। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सासियानो, सियानो, हां सियानो, सियानो कहने का मतलब कितना लिगेंड है, तो 6 है, तो 6 के लिए हेक्सासियानो, सियानो। अब देखिए लिगेंड की होगी आपका कंप्लीट। सेंट्रल आइए मेटल सेंट्रल मेटल आइटम पे, सेंट्रल मेटल आइटम कितना है, क्या है तो आयरन, नॉर्मल हम लोग इसको आयरन देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में आयरन देखते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। जब ये जाता है इस पर तो प्लस माइनस 4 देकर जाता है, जब साल्ट निकलता है यानी कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो जान लीजिए नेगेटिव के लिए 8 होना जरूरी है, यानी कि नेगेटिव के लिए स्पेशल नाम याद रख लीजिएगा, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, ये सब का स्पेशल नाम आता है। जैसे क्रोमियम, नॉर्मल क्रोमियम है, अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई चीज यूज नहीं करेंगे। क्रोमियम है तो क्रोमियम, मैग्नीज है तो मैग्नीज,
जैसे नॉर्मल है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही देखते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स तो क्रोमियम से क्रोमेट बन जाता है, कॉपर से कॉपरेट, तो माइनस का चार्ज लगेगा जिंकेट। हाँ, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जैसे ही आएगा जिंक से जिंकेट बन जाएगा। तो ये सब सोचना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। आपको सब चीज अपने मालूम चलेगा जब देखिएगा कि जैसे ही देखिएगा साल्ट तो समझ जाइएगा कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक ना। तो हेक्सासियानो हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, फेरेट एक आ गया यानी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जो अभी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाले हैं, इसी को रोमन नंबर में हम लोग को लिखना रहता है स्मॉल ब्रैकेट में। नाम हो गया कंप्लीट। यही था नाम लिखने का तरीका। एक दो और कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं कि एक दो कॉम्प्लेक्स और का कैसे कैसे लिख देगा। जैसे CuNH3 का होल 4, ठीक ना। इस पर 2 प्लस चार्ज है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखाएगा, इसका आप कैसे नाम लिखाएगा। तो सबसे पहले निकालिए ऑक्सीडेशन, ठीक। और ये देखा है खुद लिखा हुआ है कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स करने का मतलब 8 नहीं जुड़ेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, x प्लस है ये क्या 0 यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल लिखेंगे यानी 0 * 4 = +2 यानी कि x = +2 आ गया। अब नाम लिखिए। सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, तो सबसे पहले साल्ट है तो लिगेंड का लिगेंड यानी कि अमोनिया कितना है, टेट्रा अमोनिया, टेट्रा अमोनिया, ठीक। उसके बाद टेट्रा कहने का मतलब 4 लिगेंड है, ठीक ना। उसके बाद कॉपर टेट्रा अमोनिया कॉपर। और उसके बाद आप देखिए ये तो लिखा गया कि ये क्या लिखा है, लिगेंड लिखा गया, सेंट्रल मेटल एटम लिखा गया। अब क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यही था आपका क्या कि स्ट्रक्चर टू नेम। अब मान लीजिए इसको पलट देगा तब कंफ्यूजन आपको करता है। यही स्ट्रक्चर टू नेम में है कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर टू नेम के लिए समझ लीजिए फिर से स्ट्रक्चर टू नेम के लिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ठीक। ये सब पहचानने का तरीका तब आप सही लिख पाएगा। और ये पहचान गए तब आप एक नेमिंग ऑर्डर याद रखिएगा कि सबसे पहले साल्ट का नाम लिखाएगा, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखाएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखाएगा, तब ऑक्सीडेशन नंबर, तब आयोनाइजेशन स्टेट, ये सब का नाम लिखना होगा। सर टेट्रा जो लिखे है, टेट्रा अमोनिया कॉपर, हाँ। तो टेट्रा यूनिट कहाँ से लिखे है, तो 4 है वहाँ पे। हाँ, टेट्रा के लिए कितना क्या यूज होता है, टेट्रा के लिए टेट्रा क्या चीज के लिए यूज करते हैं, 4 के लिए यूज करते हैं। ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। अच्छा समझ गए ना, 4 लिगेंड है, ठीक। अमोनिया 4 है, इसीलिए हम टेट्रा यूज किए, ठीक ना। अब देखिए कुछ आपका जो कॉम्प्लेक्स सब था, बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं कुछ। जैसे इसमें देखिए कि कुछ हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग देखिएगा उसमें क्या होगा। नेम टू स्ट्रक्चर पे आते हैं, फिर उसका भी हम नाम वापस से लिख कर दिखा देंगे। टेट्रा ब्रोमीडो क्यूप्रेट 2 आयन। आयन कहने का मतलब क्या कि इस पर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज होगा। आयन एक शब्द है, देखिए कटायन और अनायन का ये सब कॉमन है, ठीक। तो हम लोग को अब मान लो कि उल्टा दे दिया, ये 5 नंबर में अगर जब बिहार बोर्ड क्वेश्चन अगर हार्ड करता है तो कॉम्प्लेक्स का ही रेशियो बढ़ाता है। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले देखिए जो जो लिखा हुआ उसको लिखेंगे। सेंट्रल मेटल आइटम को बताएंगे। ये क्या है? क्यूप्रेट। क्यूप्रेट कहने का मतलब कॉपर को ही क्यूप्रेट कहते हैं जब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, यानी आयन जो इसमें होगा, ये कॉम्प्लेक्स पे जो आयन होगा नेगेटिव में होगा। कितना नेगेटिव है ये नहीं मालूम है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम लोग अरेंज कर लेंगे कितना होगा। देखिएगा क्यूप्रेट है सबसे पहले, तो क्यूप्रेट को कहने का मतलब क्या? कितना कॉपर है? एक कॉपर है। सेंट्रल मेटल आइटम है सर वो स्पेशल नाम है ना क्यूप्रेट। हां क्यूप्रेट। 8 कब आता है? जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तभी 8 आता है, यानी कि हम लोग को ये भी मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा, ठीक है। नेम टू स्ट्रक्चर का है, ठीक। अब ब्रोमीन, ब्रोमीन कितना दे दिया? कुछ दे दिया। लिगेंड आपको दे देगा लेकिन साल्ट नहीं देगा कितना है आपको, ये नहीं देगा आयनाइजेशन स्पीड कितना है, वो सब निकालना आता है। आपको लिगेंड दे दिया है तो लिगेंड को देखिए कितना लिगेंड दिया होगा, 4। तो 4 दिया हुआ क्या है? 4। तो ब्रोमीन Br4 ब्रैकेट में जाएगा ना सर, ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत। चलो Br ब्रैकेट में दे दे Br4, ठीक। अब मान लो कि अब हमको इस पर चार्ज नहीं मालूम कि कितना है, ठीक ना। अभी तक हम चार्ज नहीं देते, बाद में अपने अरेंज करेंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो ऑटोमेटिक हम लोग को मालूम चल जाएगा कि इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा। जैसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, x प्लस एक ब्रोमीन पे -1 चार्ज, कितना ब्रोमीन है मेरे पास? 4 0, कुछ नहीं अभी तक 0। तो x क्या हो जाएगा? -4। x -4 0, तो x +4 आ जाएगा। +4 आ रहा है। चलो इस पर -1 चार्ज देकर देखते हैं। -1 को आने का मतलब क्या कि इसमें से जब -1 होगा 4 में से जब 1 घटेगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि +3 आ। बड़ा डिजिट में जो साइन होता है वही साइन को हम लोग देते हैं, यानी +3 आ गया। अभी भी नहीं हो रहा, -2 देकर देखते हैं। अब लग रहा है कि क्या हो जाएगा? -2 +4 क्या हो जाएगा? +2। यानी कि ये मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इसके बराबर हो गया, यानी कि ये जो मेरा जो अब लिखाया हुआ ये कॉम्प्लेक्स है, ये सही कॉम्प्लेक्स है। 8 आ गया क्या? ये 8 आया था नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के कारण, आयन आ गया यानी कोई इस पर चार्ज होगा। यानी आप ऑटोमेटिक पहचान सकते हैं। ये बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का जो क्वेश्चन था उसी में का ये एक बताया है, तो आप लोग इसको पूरा बनाइएगा, ठीक ना। बारी बारी से सब चीज पर एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देकर चल रहा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे फिर चल रहा है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को मालूम चलना चाहिए, ठीक ना। तो इसी का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं निकाल कर कि क्या होगा क्या नहीं। ये तो कॉम्प्लेक्स लिख लिए, चलो इस कॉम्प्लेक्स को हम ऊपर लिखते हैं, उसका बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। Cu Br4 का Br4 पे 2-, ठीक ना। अब देखते हैं इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको फिर आएगा क्या कि हमको कॉम्प्लेक्स का क्या मालूम करना चाहिए कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर निकालिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, ठीक ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे x + -1 * 4 = -2, तो x +2। चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम चल गया, ठीक। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो एक हाइब्रिडाइजेशन को लिखने के लिए हम लोग को क्या तब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले कॉपर एटम इन ग्राउंड स्टेट में जो कॉपर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो देखिएगा कॉपर का 3d10 4s2 4s1, ठीक। 4p भी उसमें होगा, 4d भी, यानी कि 3d। टेन इलेक्ट्रॉन इसमें फिल अप कर देते हैं। फोर पी क्या है मेरा 0 है, 4d भी मेरा क्या है 0 है। मान लो कहीं आ गया वैसा तो हम लोग को 4d में फिर भरना पड़ेगा, ठीक ना। 4p 4d मेरा 0 है, ताकि आने वाला खाली ऑर्बिटल ही काहे कि देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये सब जो जुड़ा रहता है लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, यानी वन साइडेड शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, वन साइड कंप्लीट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से देगा, तभी उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम उसको उसमें लाकर भर नहीं सकते। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब, तो यानी कि कॉपर 2 प्लस इस कॉपर का हम लोग चार्ज निकाले, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज निकाले कितना आया +2 आया, तो +2 लिख दिए। एटम इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड कहने का मतलब अब वो एक्साइट करेगा। पहले तो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम आउटर मोस्ट याद ही कर लो,
काहे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछेगा। नॉर्मल पहले था जो वो भर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का पहले फिलअप कर देते हैं जो था, बाद में हम अभी एक्साइटेशन यही ऑर्बिटल में दिखा देंगे क्या एक्साइटेशन क्या होता है। एक्साइटेशन मतलब निकलना ना। हाँ, निकलेगा क्या निकलेगा, क्या जुड़ेगा, सब मालूम चलेगा। 2 + 2 निकलेगा। अब देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज पाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से नहीं निकालेंगे, 3 में से तो डायरेक्ट नहीं निकाल देंगे। ये देखो जो ऑर्बिट है 1 2 3 एंड 4, तो पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना इसमें से निकलेगा, तो यानी पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी पहले 4 से निकलेगा तब 3d से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का देखिए निकाल दी। ठीक, अब भराएगा, जहां खाली होगा वहां से वो फिलअप होना चालू होगा लीकेज। खाली यहां से नहीं है बाबू, इसमें इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना, हमको दोनों एकदम खाली चाहिए तब उसमें जाके कोई भरेगा, तो आने वाला कहां जुड़ेगा, Br यहाँ, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ और एक Br यहाँ। तब बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S और 3 P यानी कि sp3। अब sp3 अगर बन रहा है, sp3 अगर बन रहा है आउटर कॉम्प्लेक्स, तब देखिए उसका शेप क्या हो जाएगा, अगर आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल दिखा भी देते, एक कॉपर, सब Br जोड़ देते हैं, ट्रायंगुलर से 4 Br, देखिए टेट्राहेड्रल शेप का ये, ठीक ना, इस पर चार्ज कितना है, यही इसका शेप हुआ टेट्राहेड्रल। यही अगर तो सर शेप बनाना पड़ेगा ये किस लिए ये आउटर कॉम्प्लेक्स बना है, क्योंकि ये नेगेटिव, ये क्या है जो ब्रोमीन है ना मेरा। चलो कुछ कॉम्प्लेक्स भी लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। जैसे एक लेते हैं कॉम्प्लेक्स क्या, NiCN4, इस पर 2 प्लस चार्ज। एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं क्या, NiCl का होल 4 और 2 प्लस चार्ज। दोनों को बारी बारी से दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड एक देखिएगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुक में भी लिखा हुआ है, देखिएगा कि उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड कौन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ बनाएगा, वीक फील्ड होगा तो कॉम्प्लेक्स बाहर की तरफ बनाएगा। तो दोनों के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या निकलता है, -1 × 4 = +2, यानी x +2। इसका निकालेंगे तो इसका भी वही निकलेगा। देखिए सब चीज वही है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। -1 × 4 = +2 तो x +2। हर एक चीज देखिए लगभग सेम है, सिर्फ साइनाइड और क्लोरीन का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो यही सब आपको क्वेश्चन ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन एराइज करेगा, आपको देगा ये क्या करता है, घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो वो सबको आपको देखना होगा। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले निकेल का हमको निकल गया क्या, निकेल का हमको चार्ज मालूम चल गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, यानी निकेल पे कौन चार्ज होगा, +2। ठीक, तो सबसे पहले निकेल एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक ना। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, चार्ज, ठीक। बाद में उधर फिर बना देंगे, हम इसी को बड़ा करके बनाते हैं। (4d, 4p, 4s, 3d)। अब निकेल एटम का जो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है निकेल का, तो देखिएगा निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, यानी 3d8, 4s2, 4p बाद 0। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, ठीक। इनमें एक इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन तो फिलअप कर दिए, सब चीज कर दिए, लेकिन जब एक्साइटेशन जब होगा निकेल एटम का, निकेल एटम पे जब +2 चार्ज होगा, जब निकेल एटम
इन एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब देखिएगा निकल एटम क्या करेगा। फोर डी 4p 4s एंड 3d। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या पहले जो है उसको हम लोग भरते हैं। एक्साइट करने का मतलब प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब एस तो खाली हो गया, लेकिन देखिएगा साइनाइड जो है ना, साइनाइड मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो भी रहेगा, अगर देखिएगा इसमें जुड़ा होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स में, तो सबसे पहले वो पेयर अप करवाता है। अगर पेयर अप संभव हो तब, तो इसमें देखिए पेयर अप संभव है कि इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहां लाएंगे तो ये पेयर अप करवा देगा। पेयर अप तो संभव है, पेयर अप हो गया तब ये p ऑर्बिटल खाली हो गया। अब देखिए आने वाला जो ग्रुप है, तो पहले जहां से खाली है यानी पहले लोअर एनर्जी वाले को फुलफिल करेगा। 3d या 4s में देखिएगा लोअर एनर्जी तो देखिएगा 3d का हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए साइनाइड और साइनाइड, यानी कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन बना 1d 1s और 1p, dsp2 है तो ये 4 ऑर्बिटल से है, तो 4 ऑर्बिटल से, लेकिन इसका जो बनना चाहिए था क्या, sp3 बनना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण क्या बन गया, dsp2 बन गया, sp3 ना बन के dsp2 बन गया। तब इसका शेप क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका जब हम लोग निकालते हैं शेप तो देखिएगा कैसा निकलेगा। एक साइनाइड इधर, यानी कि जो इसका शेप बनेगा स्क्वायर प्लेनर की तरह, देखिए स्क्वायर की तरह दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक ना। तो आपको ज्योमेट्री पूछता है कि ज्योमेट्री क्या होगा क्या है, तो वो सब भी मालूम होना चाहिए। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो है ही, लेकिन ये भी सब पूछेगा आपको। तो आप देखिए ये सब के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अगर वही मान लो 6 रहेगा, अगर मान लो कि ये Cl था, ठीक, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, मान लो क्लोरीन वाला अगर इसी को हम लेकर चलते, अब इसको हटा देते, अगर उसको लेकर चलते उसको भी प्लस चार्ज है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन ये पेयर अप नहीं करवा पाएगा। क्या करेगा, आने वाला जो ग्रुप है तब कहां जुड़ेगा, तब यहां जुड़ेगा, जो Cl जो है ये यहां आकर जुड़ जाएगा, यानी कि तब इसका देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, 1s और 3p, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। और sp3 का आप जानते हैं शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है sp3 का, यानी एक निकल यहां रहेगा और यहां से Cl और एक Cl यहां जुड़ा रहेगा, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। क्लियर है यहां तक। हाइब्रिडाइजेशन में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है, जैसे p ब्लॉक का कल ही हम पढ़ा रहे थे, देखे थे कि FeF2, चलिए इसी का हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, ठीक। और आपको टेबल भी सब प्रोवाइड कर देंगे कि टेबल क्या होता है, या बुक में भी देख लीजिएगा टेबल आपको जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन का। एक हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा, उसका टेबल, बॉन्ड एंगल, शेप, ये सब मालूम चलना चाहिए आपको। तो नॉर्मल देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन HCF4 का, तो सबसे पहले इसका निकालना है, तो हम लोग देखते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं जेनन, आप कहिएगा कि सर जेनन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पा रहे, बहुत बड़ा है, तो आप देखिए जेनन ग्रुप कितना ग्रुप का, ग्रुप 18 का, तो 18 के लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, 8 होगा। तो हम लोग इसका जेनन का 8 लिख दिए। फ्लोरीन ग्रुप 17, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, 17 में 7, यानी कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, यानी कि 7 * 2 कितना हो जाएगा, इसका पूरा हम लोग करेंगे तो 8 + 14 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा 22, ठीक। अब 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। हर एटम जो भी होता है, जितना भी कंपाउंड होता है, सब स्टेबिलिटी को सोचता है कि स्टेबल हो, यानी कि ऑक्टेट या तो डुप्लेट बनाएगा। तो ऑक्टेट कौन बनाएगा, बाकी सब मेरा ऑक्टेट बनाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा रहेगा तो वो मेरा डुप्लेट बनाएगा। डुप्लेट करने का मतलब हीलियम की तरह बनना चाहिए, तब ये इसीलिए कहते हैं वो डुप्लेट बनाता है। देखिए ऑक्टेट, तब अगला लिखते हैं स्टेप, नंबर ऑफ ऑक्टेट, ये सब याद रख लीजिएगा। नंबर ऑफ ऑक्टेट कहने का मतलब क्या, अब देखिए इसका 22/8,
जितना मॉलिक्यूल्स सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा रहता है, सेंटर में कोई होगा मॉलिक्यूल्स, मान लो वाटर ही लेते हैं, तो वाटर से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2 बार में कट किया। अमोनिया है तो अमोनिया से NH3 कहने का मतलब कितना जुड़ा हुआ है, देखिएगा तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो 3 ही बार में कट करेंगे। बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेरा क्या हो जाता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर में चला जाता सर है। 8 हुआ ना, ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 बार में कट करेंगे तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन कट गया, यानी कि 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 बार रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। लोन पेयर का फार्मूला है, लोन पेयर का फार्मूला है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, यानी कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 6/2 का होने का मतलब क्या 3, यानी कि हमको ये भी मालूम चल गया होगा कि लोन पेयर कितना होगा 3 होगा। अब आइए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टेट प्लस लोन पेयर जोड़ देते हैं तब मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्टेट कितना आया, 2 आया है, और लोन पेयर कितना आया, 3, यानी कि कितना हो जाएगा 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3d हो जाएगा 5 के लिए sp3d। तो हम लोग को sp3d का होने का मतलब क्या 5 है, तो यानी कि TBP शेप का होना चाहिए, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अब देखिए बॉन्ड कौन बनाएगा, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा वही ना बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर था, हम लोन पेयर को ऐसे भी कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो तो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो शेप को भी डिटरमाइन नहीं करेगा। अब देखिए जेनन के साथ क्या होता है, जो लोन पेयर कहां-कहां रह सकता है, पहला लोन पेयर आएगा तो यहां रहेगा, दूसरा फिर लोन पेयर आएगा तो यहां रहेगा, तीसरा लोन पेयर अगर होगा तो फिर यहां आएगा, और तब इस पे लोन पेयर आएगा। तो ये F यहां जुड़ गया। अब इसको ढक के देखिएगा तो ये शेप लीनियर दिखाई पड़ेगा, तो इसका शेप क्या हो जाता है, लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि इसका बॉन्ड इसका लोन पेयर के कारण इसका शेप में चेंजिंग हो गया। नहीं तो नॉर्मल अगर इसी के साथ जेनर के साथ पूरा 5 फ्लोरीन अगर जुड़ा रहता तब हम लोग इसका शेप क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका बॉन्ड एंगल भी फिर इसका देखना पड़ता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, ठीक ना। तो बॉन्ड एंगल इसका पूरा टेबल याद कर लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन का, तब वहां से हाइब्रिडाइजेशन आपका क्लियर हो जाएगा। आते हैं कि एक क्वेश्चन आपका आया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ इस सब टाइप का, कि आपको कहता है कि O2 माइनस का क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक। तो हम लोग O2 का सिर्फ O का जानते हैं, O2 का तो नहीं जानते। कॉम्प्लेक्स के भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे अभी, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स का भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे, ठीक। तो हम बारी-बारी से सब पे आएंगे। तो सबसे पहले O के लिए अगर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखें, इस सब का अभी हम बताते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स का कैसे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, सबका बारी-बारी से बताते हैं। कॉम्प्लेक्स में देखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का है जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं उसी से हम लोग उसका निकाल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे हम एक लिए थे NiCl4 पर 2+, यही लिए थे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, यानी कि निकल पर कितना चार्ज है 2+। निकेल का जब देखेंगे तो हम लोग नॉर्मल निकेल का जो होता है 1 2 3 4, नॉर्मल निकेल पे क्या होता है 3D8 4H2 होता है। लेकिन इसमें का क्या हो जाएगा 2+ चार्ज करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो बचेगा इसी में ना इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, खुद बताइए कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा। हम ये भी बता चुके हैं कि जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ होगा n = 2 आया। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n × n+2। मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको निकालने के लिए कह सकता है, और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन, वेयर n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब मान लीजिए इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, क्या आएगा 2 × 2+2, यानी कि क्या आ जाएगा 8 बोर मैग्नेट्रॉन। यानी कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा।
सर तो रूट भी तो हटा सकते हैं ना। वो तो आप अपना देखते रहिएगा, रूट हटा सकते हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0, वो मेरा पहला मैग्नेटिक कहलाएगा। और जिसका मैग्नेटिक देखिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, वो मेरा क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक कहलाएगा। जैसे हम लोग जिंक का लिखते हैं, Zn2+ का भी देखेंगे ना, Zn2+ का यहाँ पर देखिए, जिंक 2+ का जब हम लोग लिखेंगे जिंक 2+ का, तो 4s में तो खैर 0 हो जाएगा, लेकिन D में कितना होगा उसका, पूरा 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी उसका 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, डायमैग्नेटिक कह देते हैं, ठीक है ना। यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था। लेकिन हम आते कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में, O2- के बीच में, तब क्या करेंगे, ठीक ना। तो O2- का ये देखिए कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं बोर्ड पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सब आप लोग के पास है, उसको अपना देख लीजिएगा टेबल में, चाहे जो भी होगा वो सबको याद कर जाइएगा, आपको ऑटोमेटिक पढ़ेगा। तभी कोई डाउट है तो हमसे एक बार पूछ सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दोनों को लिख लीजिएगा कि कौन क्या क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, हम उसी में का एक ऑप्शन लेके करते हैं, और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बताते हैं कि क्या होगा, जाना, ठीक ना। चलो सबसे पहले लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, 2px, एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये वाला आप देखिए, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दोनों में बस थोड़ा चेंजिंग है। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, थोड़ा का बस चेंजिंग है। सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद फिर आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये और ये, यही दोनों का चेंजिंग है। अगर मान लो कि नाइट्रोजन तक है, यानी अप टू नाइट्रोजन एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा, ये अप टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, ये सब का अगर लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग के लिए फ्रॉम नाइट्रोजन से, फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम ऑक्सीजन एटम से ये सर इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अब देखिए ना, वो सब का कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए कि कैसे हम लोग किसी का बॉन्ड निकालेंगे, ठीक ना। मान लो कि हम नॉर्मल एक लेके चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है। हम कहेंगे N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने क्या, तो N2 का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी नाइट्रोजन तक में ये सब दिखाएगा, चाहे B2 रहा या C2 रहा, ठीक ना, सबका हम लिख कर दिखाएंगे। तो एक नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन, 7, तो दो नाइट्रोजन पे 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन भरिए, एक एटम में बस दो ही, एक एटम में दो ही इलेक्ट्रॉन भरा सकता है, तो 2 4 6 8 10, तो 12, 2 14। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर ऑटोमेटिक निकाल देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है क्या, इसको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाले को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बी ऐसे मान लेते हैं, और एंटी बॉन्डिंग को बीए को ना एंटी बॉन्डिंग मानते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सीधा लिख देते हैं, बॉन्डिंग बी लिख दिया ना सर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें 2 4 6 8 और 2 10, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरा कितना आया, 10। एंटी बॉन्डिंग देखिए तो 2 4 4 ही मेरा एंटी बॉन्डिंग है बाय 2,
कहने का मतलब कितना तीन। आ जाएगा तीन। 6/2 कहने का मतलब 3 ठीक। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 4 6 यानी कि 1 सिग्मा 2 पाई। और देखिए नाइट्रोजन ऐसे भी हम जानते हैं आपस में कितना बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है। तो 3 बॉन्ड बना दिए यानी कि 1 पाई और 1 सिग्मा। आइए B2 पर भी एक आते हैं बोरॉन के बारे में आते हैं। चाहे ऑक्सीजन का ही पहले आप देख लेते हैं ऑक्सीजन 2 चार्ज है ठीक ना। ये ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन आइटम से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा। तो आइए ऑक्सीजन पे देखते हैं कैसे लिखने का। देखिए ऑक्सीजन का क्या होगा क्या। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन पे 16 और एक माइनस चार्ज भी है तो यानी कि 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज यानी कि 1 जुड़ रहा है ठीक। अब देखिए 2 4 6 8 10 2 12 2 14 15 16 लगे 2 16 1 और 1 17। 17 देखिए ना अगर मान लो कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता तब एक एक करके भरते क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है समझ गए ना। तब यहाँ पे क्या भरे हैं 1 2 और 1 1। अब देख लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो गया एक में 1 इलेक्ट्रॉन एक में 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या मेरा पैरामैग्नेटिक होगा। उस वाले में देखिए सब जोड़ा सब में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब पेयर अप में है। तो पेयर अप में रहेगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा डायमैग्नेटिक कहलाएगा यानी नाइट्रोजन आइटम मेरा क्या कहलाएगा डायमैग्नेटिक कहलाएगा। और यही ना आपको कल क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो O2 माइनस का कहा थे तो हम बोले थे कि आप रुक जाइएगा O2 माइनस के हम बारे में जरूर बताएंगे कि वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। यही देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बॉन्ड आने का मतलब कि ये मेरा क्या कहलाएगा पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। हम ऐसे भी जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है पैरामैग्नेटिक ठीक। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर देखते हैं देखिए 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में ठीक 10 माइनस 2 4 6 और 1 4 बाय 2 कहने का मतलब कितना हो गया 3/2 कहने का मतलब 1.5। अब देखिए 1.5 कहने का मतलब एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एक तो बॉन्ड बनेगा ही और एक डॉटेड से दिखाइएगा यही है पेयर बॉन्ड। तो बॉन्ड कुछ भी बन सकता है ढाई बॉन्ड भी बनता है। तो ये बॉन्डिंग का आपका कॉन्सेप्ट था तो ये सबको दिमाग में बैठा लीजिएगा तो यहीं तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछता भी नहीं है ठीक ना। तो ये सब था आपका हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड ऑर्डर पी ब्लॉक के बारे में देखना है कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है सबको आप देख सकते हैं ठीक है।